और केवल इतना ही नहीं, उनके एग्जिस्टेंस को ही नकार देने की कोशिश पिछले 75 वर्ष में हमारे देश के जो हुक्मरान हैं, और वो देश में नहीं, अलग अलग राज्यों में जिन पार्टियों ने शासन किया, उन सब ने ये काम किया और बखूबी किया और लगातार आज तक चला आ रहा है। जब देश बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस, क्या मसला है, शायद इसका मसला है क्या, जब बहस चल रही थी संविधान सभा के भीतर, तब भी ये बात आ रही थी कि आदिवासियों के सवाल को किस तरीके से एड्रेस किया जाए, चाहे लैंड का इश्यू हो, चाहे उनकी लैंग्वेज का इश्यू हो, चाहे कल्चर का इश्यू हो। और जिस लैंड को लेकर के आज पूरे देश में आदिवासी लगे हुए हैं उसको बचाने में, और सरकार एक तरफ है कि उनको छीनने में लगी हुई है, इस विषय को लेकर के संविधान सभा के भीतर भी एक बड़ी बहस होती है। और आदिवासियों से जुड़ी हुई जो 2 कमेटियां बनाई गई संविधान सभा के दौरान, उन दोनों कमेटियों ने इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने शेड्यूल 5 का प्रपोजल दिया, शेड्यूल 6 का प्रपोजल दिया, लेकिन लगातार ट्राइबल्स की तरफ से, ट्राइबल लीडर्स की तरफ से, खास करके जयपाल सिंह मुंडा साहब की तरफ से एक बात कही जाती रही कि जो लैंड है, खास करके ट्राइबल्स की जो लैंड है, जो उनके एरिया जो हैं, उन्हें आर्टिकल 13 के तहत लाया जाए, अनुच्छेद 13 के तहत लाया जाए, ताकि परमानेंटली जमीन के इशू को रिजॉल्व किया जा सके। और जब आर्टिकल 13 पे जब ये बहस हो रही थी, तो जितने भी धुरंधर आपको दिखते हैं, फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी जो नेशन बिल्डर्स जिनको कहा जाता है, उन सब ने कहा कि जब कमेटी की बैठक होगी, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी उसकी रिपोर्ट आएगी, तब इस पे देखेंगे। उसमें यही किया गया और उसका नतीजा ये निकला, जिसमें कि अब लगातार ट्राइबल्स की तरफ से जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर है उसके खिलाफ में अपना एक पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने शुरू हुए। और आज के दौर में हम लगातार देख रहे हैं, पिछले 8-10 सालों में लगातार ट्राइबल फोर्सेस अपने आप को पॉलिटिकली यूनाइट कर रही हैं, और उस पॉलिटिकल मूवमेंट के जरिए वो अपनी कल्चर को बचा रही है, अपने रिसोर्सेज को भी बचा रही है, और साथ ही साथ वो अपने आप को आगे भी ले जा रही है। और इस तारीख में, आज की तारीख में, वो किसी के भरोसे नहीं है कि वो ना कांग्रेस के भरोसे है ना बीजेपी के भरोसे है, क्योंकि उसे पता है कि बारी बारी दोनों उनको लूटने के लिए आ रहे हैं। जिस अडानी का जिक्र हुआ, वो अडानी कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बड़ा पैसा दे रहा है, तो वहां बहुत अच्छा है। दिल्ली में अडानी बहुत खरा, राहुल गांधी जी बहुत विरोध करते हैं उनका, लेकिन उन्हीं की सरकार जब छत्तीसगढ़ में होती है तो फर्जी ग्राम सभा, और फर्जी ही नहीं, उन लोगों के साइन करवा लेती है जो कि 2 साल और 3 साल पहले मर चुके हैं, उनके साइन करा करके बैक डेट में, और ग्राम सभाओं की परमिशन दिला करके अडानी को माइनिंग की परमिशन मिल जाती है, और वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होती है, और वही काम सेम उन्हीं ग्राम सभाओं की रिकमेंडेशन के नाम पर आज की तारीख में बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है। तो आदिवासियों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यह बहुत क्लियर है, हमको किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। दोनों ने कोई भला नहीं किया, सब ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, अपना जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट किया। आज की तारीख में देख लीजिए, आदिवासियों की लड़ाई अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा इलाका उठा करके देख लीजिए ट्राइबल बेल्ट में क्या हो रहा है। पहली बार 2006 में आकर के ट्राइबल्स को कहा गया कि हम आपको लैंड राइट्स ग्रांट करेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया, और एक्ट आने के 1 साल बाद 2007 में 3 एनजीओ जो है उस एक्ट के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गए। उन 3 एनजीओ, तीनों एनजीओ बड़े कॉर्पोरेट्स के थे, उनमें एक तेंदुआ बचाता था, कोई एक भालू बचाता था, कोई एक चीता बचाता था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ट्राइबल्स को लैंड राइट्स ग्रांट किए गए, उनका आर्गुमेंट था ये, तो ये जो जीव जंतु हैं जिनको बचाने का काम एनजीओ कर रहे हैं,
वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ट्राइबल्स को लैंड दे दी गई तो ये सब खतरे में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें जीव जंतुओं को बचाना है तो ट्राइबल्स को लैंड राइट्स नहीं देने चाहिए। और उस एनजीओ के उन केसेस का रिजल्ट आता है 2019 में, वर्डिक्ट आया और कहा गया कि जिन ट्राइबल्स के पास फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत आपके पट्टे नहीं है, लैंड राइट्स नहीं है, उन सबको अपनी जमीनें खाली करनी होंगी। और 2019 में जिस दिन यह वर्डिक्ट आया, उसके बाद पिछले साल जब पार्लियामेंट में एक डेटा इसी से जुड़ा हुआ जब पेश किया गया तो पता चला कि इस देश में लगभग 13-14 करोड़ आदिवासी हैं। उनमें से मात्र 44 लाख में 44 लाख ने FRA 2006 के तहत लैंड राइट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल किए थे। मात्र 44 लाख ने, इतने तो केवल एप्लीकेशंस आए थे। और उनमें से मात्र 23 लाख 23 लाख के आसपास एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाला हुआ है। जिस दिन वो ऑर्डर उस पे से होल्ड हटेगी, इससे हटाएगा सुप्रीम कोर्ट, उस दिन आप अंदाजा लगाइए इस देश में पार्टीशन में जितना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जितना माइग्रेशन नहीं हुआ, उससे ज्यादा इस FRA के तहत जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उससे होने वाला है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कहां जाएंगे लोग। आपने मात्र 23 लाख को एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया है, उसमें भी कम्युनिटी लैंड भी इंक्लूड है और इंडिविजुअल भी है। और क्या कह करके, क्योंकि सारे के सारे राइट्स इसमें जो आपको ग्राम सभाओं की अनुमति थी, ग्राम सभाओं को जो है परमिशन थी कि वो एक केस को जो है हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसके पास पावर थी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में जिन जिन इलाकों में उनके प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, लगने वाले थे या पहले से लगे हुए थे, उन इलाकों में ग्राम सभाओं के परमिशन जो उन्होंने एक्सेप्ट किए थे प्रपोजल, उन सबको रिफ्यूज किया, उन सारे दावों को खारिज कर दिया। और इस मामले में सबसे बड़ा हिस्सा आपका मध्य प्रदेश के भीतर है, जहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया। आज 5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तभी सरकारों से कहा था कि 3 महीनों में जितने एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस पर जो है आप एक्शन लीजिए और इन एप्लीकेशंस को फिर से रिव्यू कीजिए, जिनको पट्टा मिल सकता है दीजिए। 3 महीने का टाइम था, आज 5 साल गुजर गया, एक एप्लीकेशन को, सिंगल एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश सरकार ने डील नहीं किया। और सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार नहीं, पूरा देश में देख लीजिए, उन एप्लीकेशंस को नहीं रिव्यू किया गया। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, शायद मैनिफेस्टो का ही पार्ट है, कुछ हिस्सा ट्विटर पर चल रहा है राहुल गांधी के हैंडल से। वहां वो कह रहे हैं कि हम जिन लोगों को पट्टे दिए जाने की बात थी, हम उन केसेस को विद इन 6 मंथ अगर हम पावर में आए तो रिजॉल्व कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के टाइम पर और उसके बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। आपको 2024 में याद आने की क्यों जरूरत है? आप 2020-21 में भी तो इस काम को कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। और आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, क्या वहां रिव्यू किया गया? नहीं किया गया। और जो बीजेपी वाले, उनका तो कहना ही क्या, वो तो इतनी भी जहमत नहीं उठाए। लेकिन इसलिए यहां यह सवाल उठाने की जरूरत है कि आज की तारीख में ट्राइबल पॉलिटिक्स को यहां तय करना पड़ेगा कि वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके सामने दोनों तरीके के चैलेंजेस हैं। कॉर्पोरेट्स के भी चैलेंज है और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस बीजेपी से लेकर के बाकी पार्टियां, उनके भी चैलेंजेस हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हसदेव गए थे। हसदेव जाने का जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ लोग राजस्थान से, कुछ लोग दिल्ली से हसदेव आ रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, उससे पहले ही अडानी की टीम और उनके लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि सर हमसे मिले बिना मत जाइएगा, हमसे मिले बिना मत जाइएगा। लोगों से जब मिले और उसके बाद जब आए तो कहा कि नहीं नहीं, एक हमारे 22 जो मैनेजर है या डिप्टी मैनेजर किसी, उसके साथ एक बार आप मीटिंग करके जाइएगा। आप अंदाजा लगाइए कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ किस तरीके से कॉर्पोरेट लॉबी हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को, कि कौन वहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसको मॉनिटर कर रही है।
और ये सिर्फ हसदेव की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है कि पूरे देश में किस तरीके से जो ट्राइबल लीडरशिप इमर्ज हो रही है, ट्राइबल वॉइसेस जो रेज हो रही है, उसको खत्म किया जा सके। मध्य प्रदेश के भीतर हो कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नए बने और वो लगातार इस तरीके की डिमांड्स कर रहे ट्राइबल राइट्स को लेकर के, लेकिन क्या होता है आपको पता चलेगा कि एक एक व्यक्ति पे, एक एक नौजवान पे 18-18, 20-20 मुकदमे सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने किसी बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया, और हर प्रोटेस्ट पे एक मुकदमा उनके खाते में दर्ज कर दिया गया, और जैसे ही इलेक्शंस आते हैं उससे 6 महीने पहले नोटिस आ कि आपको जिला बदर किया जाता है। अब आप अगले 6 महीने तक जिला में ही एंट्री नहीं कर सकते, ना कोर्ट में जाता है मामला, सरकार का ऑर्डर कि आप जिला बदर तो जिला बदर, अगली बार आप घुस नहीं पाएंगे। तो लगातार इस तरीके का अटैक ट्राइबल जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमर्ज हो रही है अलग अलग मूवमेंट से, उसके ऊपर हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करने का सिलसिला वो तो चल ही रहा है। झारखंड में हम सब लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से लाया गया, ना एफआईआर में नाम, ना चार्जशीट में नाम, ना केस उनके खिलाफ, लेकिन उठा के जेल में डाल दिया गया। जब तक चुनाव निपटेंगे तब तक, उसके बाद सारा फ्री। तो इसीलिए यह जरूरी है कि हमें अपनी जो ट्राइबल लीडरशिप है उसको इंडिपेंडेंटली खड़ा करना है, क्योंकि जरूरी है कि हमारे लोग जब तक विधानसभा में या लोकसभा में नहीं होंगे तब तक हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। हमें यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ना भी है, लिखना भी है, हमें अपनी भाषा भी बचानी, अपनी कल्चर को भी बचाना है। तो हमें अपने जो लीगल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के भीतर भी जाना पड़ेगा, हमें असेंबलीज के भीतर भी जाना पड़ेगा, उनको भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर वो खाली चले गए तो आप कितना ही पढ़ लीजिए, सिलेबस तय करने का काम वही करेंगे। कौन पढ़ाएगा ये भी वही तय करेंगे। ठीक है, लेटरल एंट्री की प्रोसेस शुरू हो चुकी है यूनिवर्सिटीज में, बिना एग्जाम, बिना नेट, बिना एमए आप सीधे प्रोफेसर बन जाइए, और बन चुके हैं लोग। आप नेट देते रहिए, पीएचडी करते रहिए, और वो बिना नेट, बिना एमए, बिना जो है बीए की डिग्री के प्रोफेसर बन चुके हैं। आपको बता दूं, हेमंत बिश्व शर्मा के भाई प्रोफेसर बने हैं आसाम के भीतर, बिना एमए, नेट, पीएचडी के। ऐसे और भी लोग बन रहे हैं बिना यूपीएससी के, लोग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर बन चुके हैं इस देश के भीतर। तो इसलिए हमें अगर अपने आप को बचाना है, अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है, तो जरूरी है कि हम पॉलिटिकल जो पावर का जो सेंटर है वहां पर भी अपना दबदबा मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, फूल जोहार।